वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की। एनपीओ जनरली अपना कंप्लीट हो गया। गुड आफ्टरनून। एनपीओ जनरली अपना कंप्लीट हो गया कंप्लीटली। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में किसी में या इलस्ट्रेशन में भी तो मैं केवल बात करूंगा इलस्ट्रेशंस की। डाउट होता पर्सनली मेरे थ्रू भी मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग जितना ऑनलाइन क्लासेस का है एडवांटेज ले सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा। दो चैप्टर हमने इसके ये हम स्टडी कर लिए, पढ़ लिए हैं। एक पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दो चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो गए हैं। और आज आपको मैं राजस्थान बोर्ड की ओर से जो आज सिलेबस इश्यू हुआ है, सिलेबस तो वही जो एनसीईआरटी का है, लेकिन मार्किंग डिसाइड कर दी गई है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये डिसाइड कर दिया गया। तो आज वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। स्पीड फास्ट है वीडियो की? नहीं, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, स्पीड तो ऐसी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। क्लियर? आगे कोई में पहले एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। हाँ, एक और चीज, इलस्ट्रेशन सारे लगभग मैंने आपको वन बाय बताए हैं, समझाए हैं। 16 लास्ट में रह गया है। जिस पॉइंट पे डाउट है, जो आपको मैच नहीं हो रहा है, मुझे आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, बट न्यूमेरिकल मैंने कराया तो नहीं है, आपको पर्सनली अपनी कॉपी में करना है। जब स्कूल ओपन होगी नहीं ओपन होगी तो आपको पता रहेगा कितने क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर वे में मेरे मैच हो गया था और कितने का मैच नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा उससे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब नए साझेदार का प्रवेश। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था बट फिनिश नहीं हो पाया था। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। और ये ना केवल अपने 12th क्लास में, ये सीपीटी, सीए, सीएमए, इन एवरी एग्जाम दिस इज अ वेरी मोस्ट चैप्टर। इसलिए हमें इसको प्रॉपर वे में स्टडी करना होगा, स्टडी करना कंपल्सरी होगा। तो फर्स्ट में बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो मैटर क्या है? व्हाई जब ऑलरेडी पार्टनर है, सपोज राम एंड मोहन, टू पर्संस ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। ठीक है, और वो सोहन को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं। तो ऐसी क्या इमरजेंसी है, ऐसी क्या नीड है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि उनको एक न्यू पार्टनर को एडमिट करने की नीड होती है? ऐसे क्या कंडीशंस हो सकती है, वो हमें पहले जानना जरूरी है कि हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, बट पार्टनर तो पहले भी थे, अब एक और पार्टनर को हम एडमिट क्यों करें? इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकते हो? क्योंकि मैंने कुछ हद तक टॉपिक पहले डिस्कस कर लिया है। अकॉर्डिंग टू यू रीजन क्या है, क्यों एक पार्टनरशिप फर्म में एक और पर्सन को हम लोग न्यू पार्टनर के वे में एडमिट करें? तो मैं बता देता हूँ, ऑब्वियसली आपको भी पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्या क्या रीजन है। और मिलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, नीड्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नीड्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।
क्लियर? अब सबसे पहले हम बात करते हैं वो एडिशनल कैपिटल। सबसे जो मेन न्यू पार्टनर के एडमिशन की नीड होती है, उसमें फर्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एडिशनल कैपिटल। व्हाई? तो रीजन सुनिए। अभी हमने एग्जांपल की बात की थी, राम और मोहन ऑलरेडी पार्टनर है। सपोज राम ने कंट्रीब्यूट किया था 5 लाख रुपीस और मोहन ने कंट्रीब्यूट किया था 4 लाख रुपीस। इट मींस जिस फर्म को राम और मोहन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस फर्म की टोटल कैपिटल 9 लाख रुपीस है। क्लियर? अब उनको कहीं से एक नया असाइनमेंट, नया प्रोजेक्ट मिला है या फिर वो अपने बिजनेस की साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने पहले ये फील किया कि ठीक है, हमें अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, इसकी साइज इंक्रीज करनी है या फिर नया असाइनमेंट, नया प्रोजेक्ट, नया ऑर्डर लेना है, तो इसके लिए कितने कैपिटल की नीड होगी? तो उनको पता चला कि उनको नीड होगी 15 लाख रुपीस की। हम अज्यूम करते हैं कि उनको लगा कि इसके लिए हमारे बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने जब पूरा कंक्लूजन निकाला, पूरा कैलकुलेशन किया, तो उनको पता चला कि कितने कैपिटल चाहिए, 15 लाख रुपीस। बट बिजनेस के पास तो कितनी है, 9 लाख की तो है। नीड कितने की है, 15 लाख की। कितना अमाउंट लेस हो गया, कितना अमाउंट और चाहिए उनको, 9000 रुपीस और चाहिए। अब ये 9000 रुपीस है, फर्म कितने तरीके से, कितने टाइप से अरेंज कर सकती है? कैन यू टेल मी? इसको अरेंजमेंट करने के कितने टाइप्स हो सकते हैं फर्म के पास? कैन यू टेल मी? कोई भी फर्म जिसको एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा फाइनेंस की नीड होती है, तो उसके पास फाइनेंस को अरेंज करने के लिए कितने पैटर्न, कितने तरीके हो सकते हैं? तो फर्स्ट तो क्या है कि वो बैंक लोन के थ्रू अमाउंट अरेंज कर रहे हैं। वेरी गुड। और सेकंड क्या है, न्यू पार्टनर। सेकंड क्या है, न्यू पार्टनर। अब इनके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज है जिनकी वजह से हमें इसको चूज करना होता है। तो जैसे इस एग्जांपल में 6 लाख रुपीस की नीड थी और बैंक से लोन लेंगे, तो फर्स्ट थिंग एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारे पास हो गया, और वो हो गया कि हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। हमें क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, प्रॉफिट हो या ना हो, बिजनेस को उस लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक को किसी बात से मतलब नहीं है। बैंक कहेगा लॉस है तो आपका है, प्रॉफिट है तो भी आपका है, डजंट मैटर, आई वांट माय इंटरेस्ट। ये बैंक कहेगा कि मुझे तो मेरा इंटरेस्ट चाहिए, मुझे आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। और नेक्स्ट थिंग, बैंक के जो एम्प्लॉइज है, बैंक का जो स्टाफ है, वो हमारे बिजनेस की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करेगा। होगी प्रॉब्लम? ठीक है, तो हम इसको एक बार अवॉइड करते हैं और सेकंड पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, हम तो न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। यू नो, पार्टनर जब भी फर्म में आएगा उसको कैपिटल तो कंपल्सरी वे में इंट्रोड्यूस करनी होगी, कंट्रीब्यूट करनी होगी। तो कितना अमाउंट हमें मिल जाएगा? 6 लाख रुपीस एज ए कैपिटल मिल जाएगा। यहाँ से लोन 6 लाख मिलता, बट हमें उसको इंटरेस्ट देना ही होता है, तो 6 लाख रुपीस है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट दे या ना दे डिपेंड किस पे करता है? पार्टनर्स के ऊपर। बैंक में तो क्या देना ही पड़ेगा, लेकिन फर्म में ऐसा नहीं होता है। फर्म में जो पार्टनर्स है वो इस बात को मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, करना है तो कितना करना है, ये भी उनके बीच में डिसाइड होता है। क्लियर? दूसरी बात, लास्ट चैप्टर में, आई मीन फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप मैंने बात की थी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड some rules are applicable. Can you tell me rules which is applied in the absence of partnership deed? I mean पार्टनरशिप डीड के अभाव में, साझा संधि के अभाव में कौन कौन से नियमों को लागू किया जाता है? क्या आप मुझे ये बता सकते हो?
तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर भी काम आएगा। तो मैं इसको एक बार यहीं पे पोस्ट करता हूँ और वो समझाता हूँ, फिर ये आपके समझ में आ जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड आई मीन साझेदारी सल्लेख के अभाव में, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में, एब्सेंस में फर्स्ट था इक्वल रेशियो, कि जो भी पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल पार्टनर, वो रेशियो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने डील तो बनाया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं, फेथ बेसिस पे ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। फर्स्ट रूल क्या है कि इक्वल रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, सपोज प्रॉफिट को लेकर डिस्प्यूट हो गया, कोई पार्टनर बोल रहा है मैं ज्यादा लूंगा, सेकंड बोल रहा नहीं ज्यादा तो मैं लूंगा, फिर ज्यादा किसको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। चाहे कैपिटल कितने, किसी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी, कैपिटल का कोई वहां पे रोल नहीं होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, आपने डीड नहीं बनाई, आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, तो फिर आपको यही रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, यही रूल्स आपको मानने होंगे। सेकंड की बात मैं करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स will not be charged। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये सेकंड रूल है, द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड साझेदारी सल्ले के अभाव में, कि ना तो किसी पार्टनर को जब वो फर्म को कैपिटल देता है, चाहे वो इनिशियल कैपिटल हो, ओपनिंग कैपिटल हो या उसकी एडिशनल कैपिटल हो, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और फर्म से वो विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, निजी उपयोग के लिए, तो उससे इंटरेस्ट लिया भी नहीं जाएगा, तो इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं होगा। ये सेकंड रूल होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड साझेदारी के अभाव में। थर्ड की बात करें, नो रेम्युनरेशन allowed to the partner। रेम्युनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, जिसको हम सैलरी कह सकते हैं, वेजेस कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में पारिश्रमिक कहते हैं, इंग्लिश में इसका वर्ड है रेम्युनरेशन। कोई भी पार्टनर फर्म के लिए कोई काम करता है, चाहे उसने अकाउंटेंट का काम किया होगा, उसने सेलर का काम किया होगा, उसने बिजनेस के लिए कोई फैसिलिटी अरेंज करने का काम किया होगा, एनी टाइप्स ऑफ वर्क, बट किसी भी वर्क के लिए पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, वेजेस नहीं मिलेगी, रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करूंगा, 6% इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर्स लोन। सपोज कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसे 6% रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये एडिशनल कैपिटल नहीं है, ये लोन है, लोन एक्सटर्नल लोन नहीं है। ये लोन किससे लिया है, पार्टनर से लिया है, तो पार्टनर के लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 6% होगी। तो ये तो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ रूल्स जो पार्टनरशिप के एब्सेंस में एप्लीकेबल होंगे। कुछ रूल्स और भी हैं बट वो थ्योरेटिकल वे में है, मैं उनकी को भी डिस्कस कर लेता हूं कि anyone in partner can check the account of the business and can take xerox copy। मीन कोई भी फर्म जो है उसके जितने पार्टनर है वो फर्म के रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, उनके अकाउंट्स को रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, और ना केवल रिपोर्ट कर सकते हैं, वो उनकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। ये 5th नंबर पे है, ठीक है। 6 की बात करें तो जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसको करने का राइट, आई मीन मैनेजमेंट करने का राइट सभी पार्टनर के पास इक्वल होगा। किसी भी पार्टनर को इस बात के लिए मना नहीं किया जा सकता कि नहीं आपको हम
हमारी फर्म के आप पार्टनर हो, बट हम आपको हमारी फर्म के मैनेजमेंट में किसी तरह का रोल प्ले नहीं करने देंगे, वैसा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 6 रूल कब अप्लाई होंगे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा। तो मैं यहाँ जो बात कर रहा था कि सपोज हमने डीड बनाई है तब तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। जब हमने पार्टनरशिप बनाई है तो न्यू पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या जो भी डिसाइड किया उसको चलना पड़ेगा, और देना भी कम देना होता है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, सपोज नहीं बनाया तो कितना परसेंट देना पड़ेगा, 6%, जो हम बात करते थे पार्टनर की, पार्टनर स्टॉक पे। तो यहाँ पार्टनर स्टॉक तो ही, यहाँ तो क्या है, कैपिटल है। अब कैपिटल जब न्यू पार्टनर लेके आएगा तो एडवांटेज हो गया ना, तो डीड नहीं बनाई है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट देना ही नहीं है। कैपिटल की बात हो रही है तो कैपिटल के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, तो डीड नहीं बनी, और बनी होगी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस बात को डिसाइड करेंगे और रिकॉर्ड कर देंगे एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो वैलिड होगा। ये वाली बात कितने स्टूडेंट्स की प्रॉपर्ली समझ में आ गई है कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। जल्दी से अप्लाई करके बताएं कितने स्टूडेंट्स की ये बात समझ में आ गई है। आई मीन रिवाइज किया मैंने तो कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हिच टाइप्स ऑफ रूल्स आर एप्लीकेबल। अभी दो बच्चों का रिप्लाई आया है मेरे पास, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट नीड है वो आपको समझ में आ गई कि हमें न्यू पार्टनर को एडमिट करने से एडिशनल कैपिटल की जो नीड है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हमने फर्स्ट लिखा कि एक फर्म जिसमें ऑलरेडी पार्टनर है एक और पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, तो क्यों, क्या रीजन है, क्या आवश्यकता है। तो फर्स्ट नीड क्या थी, फर्स्ट आवश्यकता है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी के लिए। हिंदी में क्या बोलेंगे, अतिरिक्त पूंजी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। चलो ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड है वर्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल वर्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर है और ऑब्वियसली जितना भी वर्क करना है वो टू पार्टनर को ही करना है, इसको करना है टू पार्टनर को करना है, लेकिन इतना वर्क हो गया उनके बिजनेस पे कि टू पार्टनर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो बोथ ऑफ पार्टनर है वो उस बिजनेस के जितने भी वर्क्स है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दिस इज द शॉप, ठीक है, ये काउंटर है, यहाँ पे पार्टनर बैठा राम, कौन बैठा है, राम इस जगह बैठा है, ये लो राम आ गया। मोहन क्या करता है, कोई जब कस्टमर आता है मोहन जो भी आइटम है जो भी गुड्स है वो तोल करके राम को देता है और राम उनसे पैसे ले लेता है। तो तोलने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। क्या बिजनेस दो काम होते हैं क्या कि कस्टमर से पैसे लेने हैं, एक इंसान तोल के देगा, और कोई काम नहीं होता है। जो शॉप में कुछ आया है वो भी तो कहीं से आया होगा, कहीं से हम परचेज करके ही तो शॉप पे लाए हैं। परचेज किसने किया, वो दोनों तो पहले से बिजी हैं, परचेज किसने किया। यदि मोहन परचेज करने जाएगा जिस दिन मोहन परचेज करने जाएगा उस दिन सारा का सारा वर्क किसको करना पड़ेगा, राम को करना पड़ेगा, और इस चक्कर में कोई मिस्टेक भी हो सकती है। या फिर राम जाएगा तो मोहन को परचेज करना पड़ेगा, फिर से प्रॉब्लम होगी, तो बाहर का काम नहीं हो सकता ना, तो बैंक से रिलेटेड काम करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। बट जैसे मैंने कहा कि सोहन को पार्टनर बना लिया तो इनका काम तो फिक्स है। अब सोहन क्या कर लेगा, परचेजिंग का काम सोहन के पास आ गया, बाहर का बैंक का काम वो सोहन के पास आ गया, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि अब वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली हो चुका है, वर्कलोड उनके ऊपर नहीं आया है। क्या सेकंड पॉइंट समझ में आ गया है, इससे वर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, काम बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई सबके, क्विकली रिप्लाई में, ओके। चलो और लगाओ अपना आइडिया, और क्या हो सकता है, अपने ब्रेन के ऊपर कोई आइडिया लगाओ, मुझे बताओ और क्या हो सकता है अदर देन
2 पॉइंट्स और कर सकता है। इंक्रीज इन सेल्स करेक्ट है, मतलब इसके लिए कुछ और पॉइंट्स भी आएगा। हाँ ये करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले जितने भी रिस्क होती थी वो किसको अफोर्ड करनी पड़ती थी, ओल्ड पार्टनर, तो रिस्क ज्यादा हो गई। बट एक पार्टनर और आएगा या 2 पार्टनर और न्यू एडमिट हो जाएंगे, तो जहां रिस्क 2% में डिवाइड होती थी वही रिस्क कितने परसेंट में डिवाइड होगी, 4% में। अब कंपेयर हम पहले से बात करेंगे तो उतने रिस्क से नहीं करनी पड़ेगी, इतनी प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई है और 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। आपने करेक्ट है कि डिजिट सेल्स, ठीक है। फोर्थ, इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट। अभी जो एग्जांपल दिया मैंने कि राम और मोहन का दोनों काम कर रहे हैं, उनको परचेस करना एक्चुअली नहीं आता, उसमें एक्सपर्ट नहीं है। राम कस्टमर से कैश लेने में उनसे टॉकिंग जो सेंस है राम का अच्छा है, इसलिए वो काम कर लेता है, ठीक है। तो उनके देना ये काम मोहन का स्ट्रॉन्ग है, वो कर लेता है, ठीक है। अब बाकी में एक्सपर्ट तो नहीं है, बट करना तो पड़ेगा, तो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इतना ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। अब मैं कहूँ कि सोहन है वो खुद एक एमबीए है और उसके पास मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, तो वो क्या करेगा, बाकी भी संभालेगा, और जो राम और मोहन कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई लिमिटेशन है, उसमें कमी है, उसको भी वो उनको बता देगा, तो वो कमी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो अब जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर करे तो उससे ज्यादा बेटर अब होगा, क्यों, अब 3 माइंड काम करेंगे, डिस्कशन होगा, और न्यू पार्टनर ऑलरेडी एक स्किल्ड पर्सन है। स्किल्ड पर्सन मतलब कुशल इंसान है, क्लियर। तो इंप्रूवमेंट किसमें हो जाएगा, मैनेजमेंट स्किल है वो बढ़ जाएगी और उसका फायदा भी हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। नेक्स्ट में बात करता हूं इंक्रीज इन गुडविल, इंक्रीज इन गुडविल। देखिए पहले बिजनेस में जो कस्टमर्स आते थे वो ओल्ड पार्टनर के नॉन होते थे, ठीक है। सपोज मेरे 50 नॉन है, 50 आपके नॉन है, तो जनरली 100 कस्टमर तो हमारे हैं, ठीक है। बट हमने एक और पर्सन को पार्टनर बना लिया तो उसके नॉन भी जोड़ेंगे, ठीक है। और उस न्यू पार्टनर का भी तो कुछ रोल और रहेगा बिजनेस को चलाने में, उसको ऑपरेट करने में, तो उससे क्या होगा, हमारी शॉप पहले की कंपनी और ज्यादा फेमस हो जाएगी। मैनेजमेंट जब अच्छा हो गया तो हम ये चाहते हैं कि हमारी शॉप से ज्यादा लोग गुड्स परचेस करें, तो हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं, बात करते हैं, चाहे वो एड हो या कुछ भी हो, उससे हमारी गुडविल बढ़ जाती है नए पार्टनर के आने से। इज दिस क्लियर? न्यू पार्टनर के आने से हमारी गुडविल बढ़ जाती है, क्योंकि पहले 2 पार्टनर्स गुडविल थी, अब एक और पर्सन की जो गुडविल है उसको उसका एडवांटेज भी हमें मिलेगा, तो गुडविल बढ़ गई। तो फिर गुडविल बढ़ने से क्या होगा, गुडविल बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज इन सेल्स। वो सेल्स आउटपुट यहाँ है, गुडविल का इफेक्ट क्या होगा, देखो मैनेजमेंट इफेक्ट होगा, ध्यान दो, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो गुडविल बढ़ेगी, गुडविल इंक्रीज होगी तो ये सब कनेक्टेड है, यहाँ से 4th पॉइंट से कनेक्टेड है कि न्यू पार्टनर के आने से मैनेजमेंट स्किल स्ट्रांग होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, गुडविल इंप्रूव हो जाएगी, गुडविल इंप्रूव हो गई तो सेल्स ज्यादा होगा, ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, और ज्यादा सेल्स होगी तो फिर क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ज्यादा या मोर सेल्स होगी तो उसका एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो कनेक्टेड पॉइंट कौन से हैं कि जब मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट होगा तो उससे गुडविल इंक्रीज होगी, गुडविल इंक्रीज होगी तो सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है, सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए हैं? एनी डाउट, एनी डाउट?
ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब मैं बात करूंगा इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स के लिए। इस चैप्टर में क्या क्या प्रैक्टिकल टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है न्यू रेशियो एंड sacrifice ratio. New ratio and sacrifice ratio. I want to say something. कितने स्टूडेंट्स के पास जो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं पुराना डिसिप्लिन अरेंज कर लिया है, एनसीईआरटी अभी आ गया है, इससे पहले का अरेंज टाइम में लास्ट ईयर 12th का कोर्स था, 12th के अकाउंट्स थी, वो अरेंज कर ली है। कितने स्टूडेंट्स ने कर ली है? यस और नो? सभी रिप्लाई करें फास्ट, यस और नो? जिन्होंने ओल्ड एडिशन भी जिनके पास अरेंज किया हुआ है, लास्ट भी उनके पास पड़ा है, पीडीएफ है नो डाउट। हाँ हाँ करनी है उसको, मार्केट मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, मार्केट में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और मार्केट में नहीं मिलती है तो जो मैंने आपको लिंक भेजा था ना उसमें ऊपर पुरानी वाली बुक का भी है, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम डिस्प्ले में तो अभी वाला है, बट उसी लिंक पे ऊपर देखेंगे ना, जब खोलते ऊपर आएगा ओपन करते वहां पे भी आपको जब क्लिक करोगे तो वहां पे पुरानी बुक मिल जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ सिलेबस तो वही है, बट इफेक्टिव वे में अच्छी तरीके से इसको पुराने एडिशन में क्लियर किया गया है। वहाँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, लैंग्वेज सब बहुत बढ़िया है, अच्छी लैंग्वेज है। हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे, उसके अलावा कोई और है उसको भी पढ़ लेंगे। आई होप आपको इस बार प्रॉपर टाइम मिलेगा, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो की, मतलब नए अनुपात तथा त्याग के अनुपात की। इसकी बात कर रहे हैं नए अनुपात तथा त्याग के अनुपात की। पर पहले ये जानना है नया अनुपात क्या है, न्यू रेशियो क्या है, फिर ये भी जानना है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, क्योंकि इसके बाद में पता लगाएंगे क्या है। तो एक सिंपल एग्जांपल से आते हैं, ठीक है, और उस सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को समझेंगे कि न्यू रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है। एक बार बिजनेस को भूल जाओ, घर में चलते हैं, क्या चलते हैं हम अपने घर में चलते हैं। घर में क्या हुआ, ध्यान दीजिए कि कहीं से एक एप्पल आपको मिला, कितना एप्पल मिला, एक सिंगल एप्पल मिला, मतलब आपके फादर मार्केट में गए और बड़े एप्पल थे नहीं, घर से उनके पास फोन चला गया कि एक एप्पल लाओ और बच्चे खाना है, और आप एक ही घर में, दो बच्चे नहीं, आप कितने हो, एक ही बच्चे, ठीक है। तो ये कंप्लीटली एप्पल किसको मिलेगा, अभी एग्जांपल की बात करूं, राम था केवल, राम को पूरा मिलेगा, कोई किसी को नहीं देना और मजे से खाएगा उसको, ठीक है। पापा को तो कह दिया कि राम के लिए एक एप्पल लाना, पापा एक एप्पल ले दिया, लेकिन पापा के एप्पल लाने से पहले और मम्मी के फोन करने के बाद सबको दूसरा भाई था मोहन, वो भी आ गया, लेकिन कोल जो गया वो कितने एप्पल के लिए गया, एक एप्पल के लिए। पापा तो एप्पल लेकर पहुंचने वाले हैं, इतने में दूसरा वाला भाई भी पहुंच गया मोहन। अब दोनों के पास, अगर मम्मी के पास कितना एप्पल है, पापा तो एक ही रहेंगे। अब क्या करेंगे इस एप्पल का, क्या केवल राम को देंगे, क्या घर में कभी ऐसा होता है कोई चीज आती है एक भाई को या एक बहन को दे दिया, दूसरे को तो मना कर देंगे, ऐसा घर में होता है, कभी नहीं होता। एक माँ एक फादर नहीं ऐसा कर सकते, वो दोनों को देंगे। अब राम को क्या पहले जितना मिलेगा, पहले उसको 100% मिलता था, कितना मिलेगा, पहले 100%, अब क्या होगा, अब उसको 100% नहीं मिलेगा, 50-50 मिलेगा, जो कि 2 पार्ट्स, 50% और 50%। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा क्या राम को, क्या यहाँ पे राम को सेक्रीफाइस करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग करना पड़ा, देना पड़ा। राम को यहाँ पे 50% सेक्रीफाइस करना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि मोहन उसका भाई है, वो उसी को देने के लिए एग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? राम और मोहन को मम्मी ने हाफ पीस नाइफ से, चाकू से काट के दे दिया और दोनों पीस को लेकर 2 प्लेट में इनके पास लेके जा रही थी। तभी डोर बेल बजी और एक कजन सोहन जी भी आ गए। कजन आ गया सोहन भी, उन्हीं के बच्चों की एज का था। क्या ऐसा होता कि मम्मी पापा उस सोहन को देंगे नहीं, बोले बेटा तुम तो खा लो, सोहन को नहीं देंगे। रिलेटिव जो होता है, कजन जो होते हैं, उनको पहले देना पड़ता है, लेकिन अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकते। तो बताओ अब क्या होगा? अब क्या होगा? सोहन और आ गया कट करने के बाद। अब क्या होगा? क्या सोहन को मना कर दिया जाएगा? फिर से कट करना पड़ेगा। उनको क्या बोलेगा? उनको क्या कहा जाएगा कि आप अपने पीस में से इनको दो, मतलब वो एप्पल के 2 पीस है ना, अब उसे 2 पीस नहीं होंगे, कितने होंगे? 1 2 और 3 इक्वल पोर्शन उसके हो जाएंगे। एप्पल के कितने पीस रहेंगे? 3 इक्वल पीस हो जाएंगे। चाहे आप इस तरह से पीस करो या ऐसे करो, वर्टिकल करके करो, हॉरिजॉन्टल करो, 3 पीस करने पड़ेंगे। मतलब जहां 50% मिलता था, अब उनको कितना मिलेगा? 33% के अप्रोक्स उनको मिलेगा। कितना मिलेगा? 33 के अप्रोक्स मिलेगा। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि राम को और मोहन को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? राम को और मोहन को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा? जहां राम को और मोहन को कितना कितना मिलना था, 50 और 50, अब उनके हिस्से में कितना आएगा? उनको कितना शेयर मिलेगा? 33 मिलेगा। 3 इक्वल इसे करेंगे ना, 33.33 33.33 33.33 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों की? सभी क्या आ गई है? क्विकली रिप्लाई करके बताइए। अशोक समझ में आ गई बात? अक्षत की आ गई, वेरी गुड। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल था। अब हम इसको एज अ बिजनेस एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको समझते हैं। एक बिजनेस एज यूजुअल, 2 पार्टनर राम और मोहन, और उनके बिजनेस को एवरी ईयर 120 रुपीस का प्रॉफिट होता है। हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं होता है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनका प्रॉफिट फिक्स है। एवरी ईयर उनको कितना प्रॉफिट होता है? 120। तो दोनों पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा? दोनों पार्टनर है तो उनको कितना मिलेगा? 60 रुपीस का प्रॉफिट। नाम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 60 रुपीस का हम होंगे मोहन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 120 का होगा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब क्या हुआ? उन्होंने नेक्स्ट ईयर सोहन को भी एज ए न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट कर लिया, लेकिन प्रॉफिट फिर से वही हुआ, 120 रुपीस का 120 रुपए का प्रॉफिट। फिर से कितना? 120 रुपए का हुआ। तो जहां राम और मोहन 120 को दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट करते आपस में बांटते थे, अब क्या फिर से उनको 60-60 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा? क्या उनको अभी जो प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर एडमिटिंग सोहन, क्या उनको फिर से उतना मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? राम को मिलेगा 40, मोहन को मिलेगा 40। राम मोहन, एक और आगे सोहन, उसको भी मिलेगा 40। ठीक है, अब जो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे राम और मोहन कौन है? ओल्ड पार्टनर है। राम और मोहन क्या है? ओल्ड पार्टनर है। और ओल्ड पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो होता है ओल्ड रेशियो। कौन सा होता है? ओल्ड रेशियो। क्लियर? और नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद जब ओल्ड पार्टनर, ओल्ड नहीं, ओल्ड पार्टनर जो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर न्यू पार्टनर, उसको कहते हैं लोग न्यू रेशियो। ठीक है, तो रेशियो तो कौन सा हो गया? ओल्ड रेशियो हो गया। एक हमारे पास न्यू रेशियो हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जहां राम को 60 रुपीज मिलते थे, अब कितने मिलेंगे?
14 तो मिलेंगे, कितने कम मिलेंगे, कितना और देना पड़ेगा, तो कितने कम मिलेंगे, 60 मिलता था 40 मिलेगा, इसका मतलब 20 रुपीज देने पड़ेंगे, इसको भी 20 देने पड़ेंगे, दोनों देंगे तो मिलेगा किसको, राम को भी देना पड़ेगा, मोहन को भी देना पड़ेगा, तो इन दोनों का मिलेगा किसको, सोहन को मिलेगा, किसको मिलेगा, सोहन को। तो सोहन को 40 मिला, कैसे मिला, सोहन के सेल को जो 40 रुपीज आया कैसे मिला, इन दोनों ने अपने सेल में से उसको कितना दिया, 20 दे दिया। एक बात देखना, ये जो हमने लास्ट में लिखा है, ओल्ड पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, ओल्ड कितना था, न्यू कितना है, इसका डिफरेंस ऑलवेज क्या आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, क्या आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो, ऑलवेज इनका डिफरेंस होगा। इज दिस क्लियर? तो यहां बात करें, आप बता जल्दी से, कल क्लास में करेंगे बाकी हम लोग, इसको देखिए बताइए कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपके सामने जो बोर्ड में मेंशन किया गया है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, और नहीं है ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो मैंने सैक्रिफाइस रेशियो, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से इसको हम लोग लेस करेंगे तो 40 आएगा ना, 60 में से इसको लेस करेंगे तो 40 आएगा। तो फर्स्ट आपको करेक्ट है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है कि बाद में कितना बनेगा, तो जो ओल्ड पार्ट में क्या करेंगे, कितना तो है इतना देना पड़ेगा, तो भविष्य में फ्यूचर में कितना होगा वो जगह न्यू रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, जल्दी से ये बताइए कि ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करना फिर से इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ओल्ड रेशियो आ जाएगा। आंसर सही है समझो, लेकिन पहले न्यू रेशियो को रखना है, उसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो रखना है, ठीक है। और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपके सामने ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इनको हम कल की क्लास में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।